राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम आपको कल मैंने आपको 30 तक क्वेश्चन करा दिए थे, तो इसी सेट के मैं आपको उससे आगे के क्वेश्चन करा रहा हूँ। प्रथम पीढ़ी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी प्रमुख प्रौद्योगिकी है। ए ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब और डुअल कोर सीपीयू। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है दोस्तों। ये कंप्यूटर के प्रश्न है और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपका सी जो है वो एकदम सही उत्तर है। सी है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब तकनीक का उपयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को निर्मित करने के लिए किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंटरनेट के विकास को प्रभावित करने वाली निम्नलिखित घटनाओं को उल्टे कालक्रमानुसार अर्थात सबसे नवीनतम घटना के प्राचीनतम घटना के क्रम में रखें। ARPA की स्थापना, ARPANET में TCP IPC का कार्यान्वयन, स्पुतनिक 1 का प्रक्षेपण, CERN में WW का सृजन और DANAS का कार्यान्वयन। तो आपको इनमें से ऑर्डर सिलेक्ट करना है कौन कौन। तो इसमें जो है वो सबसे पहले आपका DEBAC, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा, DEBAC। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। सेकेंडरी स्टोरेज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है। ग्राफिक्स में पाई जाने वाली वीडियो मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी RAM रैम कंप्यूटर में सबसे तेज़ मेमोरी होती है। तो आपको बताना है इनमें तीनों में से कौन से सही हैं। तीनों सही हैं तो आपको बताना है। तो आपके जो है सेकेंडरी स्टोरेज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होता है, ये सही है। और ग्राफिक्स में पाई जाने वाली वीडियो मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो ये आपका A और B आपके सही उत्तर हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो जो आपका सुमेलन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि सुमेलन से ही आपको पता चलता है क्या सही है क्या गलत है। और सुमेलन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपने सुमेलन कर लिया, मैचिंग कर ली, तो वाकई आपने अच्छे से पढ़ाई की, क्योंकि इसमें 4 टॉपिक, 4 एक साइड आते हैं या 5, उसको आपको सही एग्जैक्ट मिलाना होता है। तो जब आप बहुत ब्रीफली और अंदर जाके पढ़ेंगे चीज़ों को, टॉपिक को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, तब आप ये कर पाएंगे। तो मेन मेमोरी, कैशे मेमोरी और हार्ड डिस्क और CD-ROM। तो यहाँ पे हम आपको बताना है कि कौन सा किससे मैच होगा। तो देखिए, मेन मेमोरी आपकी होती है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैशे मेमोरी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और हार्ड डिस्क मैग्नेटिक मेमोरी, और CD-ROM ऑप्टिकल मेमोरी। तो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी DRAM एक प्रकार की सेमीकंडक्टर मेमोरी है, जिसका उपयोग आमतौर पर कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा कार्य करने के लिए आवश्यक डेटा या प्रोग्राम कोड को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन असर्शन, दूसरा रीजन तर्क आर कारण। तो आपको बताना है, इनके विकल्प जो हैं दोस्तों वो हमेशा समान रहते हैं। तो आपको बताना है, अभिकथन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT एक तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी है, जिसमें हमारे जीवन के अनेक क्षेत्रों में बदलाव लाने की क्षमता है। तो इसका तर्क है, IoT के संबंध में सुरक्षा, संगतता और डाटा की निजता के कोई मुद्दे नहीं हैं। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो A और R दोनों सत्य हैं। R की सही व्याख्या है। A और R दोनों सत्य, परंतु R की सही व्याख्या नहीं है। A सत्य परंतु R असत्य, A असत्य परंतु R सत्य। तो C जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। C है, A सत्य परंतु R असत्य। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन दूसरा रीजन। तो आपको फिर से वही बताना है, क्रोमियम और लौह संदूषण कुछ उद्योगों के अपशिष्ट जल में पाया जाता है। कारण है, क्रोमियम और लौह तत्व का उच्च मात्रा में सेवन करने का हमारे शरीर पर विषाक्त प्रभाव पड़ सकता है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको बताना है, A और R दोनों सही हैं। R की सही व्याख्या है। A और R दोनों सही हैं, परंतु R की सही व्याख्या नहीं है। A सही है परंतु R सही नहीं है। तो आपके A और R दोनों सही हैं, लेकिन R जो है वो एक ही सही व्याख्या
नहीं है। तो इस हिसाब से आपका जो है बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम मुख्यतः किस कारण होता है? तो दोस्तों जल में जब नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है तब ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो ए जल में सल्फेट, जल में नाइट्रेट, जल में फ्लोराइड, जल में आर्सेनिक। तो बी आपका सही है, जल में नाइट्रेट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जलवायु परिवर्तन के आंतरिक और बाह्य कारक हैं। बाह्य कारकों में शामिल है वायुमंडल, महासागर और भूसतह के बीच फीडबैक, सौर परिवर्तनशीलता, पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन, जलवायु प्रणाली में भीतर परिवर्तनशीलता, ज्वालामुखीय क्रिया, और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो केवल ए, बी और सी, केवल बी, सी और ई, केवल सी, डी और ई, केवल ए, बी और ई। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, बी हो जाएगा केवल बी, सी और ई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शहरी क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण के निम्नलिखित सूचकांकों को उनके मान के घटते क्रम में रखें। L10, L90, LEQ। नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका ए जो है ए, सी, बी। फिर से आपका अभिकथन और तर्क वाला प्रश्न है दोस्तों। तो आपका अभिकथन है, व्यवहारिक दृष्टि से जिन स्थानों पर पवन की औसत गति 8 मीटर सेकंड या उससे अधिक होती है उन्हें पवन चक्कियों से बिजली उत्पादन के लिए बहुत अच्छा माना जा सकता है। कारण है, पवन की औसत गति 8 मीटर सेकंड से कम होने का उत्पादित विद्युत की मात्रा बहुत अधिक नहीं होती है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, सी है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षा के व्यवसायीकरण का लक्ष्य है शिक्षा का कार्योन्मुखी बनाना, विद्यार्थियों को नियमित सामान्य शिक्षा के साथ व्यवसाय के योग्य बनाना, नियमित सामान्य शिक्षा की अपेक्षा व्यावसायिक शिक्षा का बल देना, सामान्य शिक्षा को क्रमशः व्यावसायिक शिक्षा में परिवर्तित करना। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, विद्यार्थियों को नियमित सामान्य शिक्षा के साथ व्यवसाय के योग्य बनाना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लागू होने के बाद निम्नलिखित में किस प्रकार के संस्थान होंगे? विश्वविद्यालय के समरूप संस्थान, शिक्षण विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय को संबद्ध करना, शोध विश्वविद्यालय, स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले कॉलेज। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपके जो सही है वो हैं बी, डी और ई, शिक्षण विश्वविद्यालय, शोध विश्वविद्यालय और स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले कॉलेज। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके यहाँ कथन है, दो कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। कथन 1 है, देश में पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर में 4 बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना एनआर सरकार समिति की अनुशंसा पर की गई। कथन 2 है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का गठन नवंबर 1950 में हुआ था। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है, और डी है आपका कथन 1 असत्य किंतु कथन 2 सत्य है। तो जो सही उत्तर है वो है कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में क्या एनईपी 2020 के बारे में सही है? 4 वर्ष तक समकालित बीएड 2 प्रमुख विषय सर्वागीण स्नातक की डिग्री होगी जो विद्यालय शिक्षक होने की न्यूनतम डिग्री योग्यता होगी। सभी विषय शिक्षक शिक्षा संस्थानों को 2025 तक बहुविषयी संस्थाओं में परिवर्तित करना आवश्यक होगा। विशिष्ट विषयों के स्नातक डिग्री वाले विद्यार्थियों के लिए 2 वर्ष का बीएड पाठ्यक्रम, एनसीईआरटी द्वारा सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए 1 वर्ष का बीएड पाठ्यक्रम का विद्यालय शिक्षक होने के लिए पूर्व आवश्यक शर्त होगी। नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल ए, बी, सी, केवल ए, सी और ई, केवल बी, सी और डी, केवल बी, डी और ई। तो आपका सही उत्तर है केवल ई है आपका। विशिष्ट विषय में 4 विषय स्नातक डिग्री वाले,
4 वर्ष का समकालिक बीएड 2 प्रमुख, ये सही है। और विशिष्ट विषय में स्नातक डिग्री वाले विद्यार्थियों के लिए 2 वर्ष का बीएड पाठ्यक्रम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ फिर से आपका सम्मेलन आ गया और यह सम्मेलन है आपका संविधान के ऊपर, आर्टिकल है, अनुच्छेद है। और जिन्होंने संविधान को पढ़ा है वो इसको जरूर कर लेंगे। तो संविधान का लगभग एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको जरूर पढ़ें। अनुच्छेद 29 से 19 फर्स्ट है, अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 21 है। इसमें 3 तो मुझे बड़े आसानी से आते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जैसे 29 फर्स्ट और आपके 19 फर्स्ट का ए और 21 है, ये आपके तीनों किस में आते हैं, आपके जो मूल अधिकार हैं उनके हैं। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए 29 एक शैक्षिक संस्थाओं में अवसर की समानता वकालत करता है। 19 फर्स्ट का ए भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। 239 जो है केंद्र सरकार के उत्तरदायित्व के अंतर्गत आने वाले संघ राज्य क्षेत्र में शिक्षा का प्रावधान करता है। और 21 यह अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने की वकालत करता है। चलिए अगले प्रश्न के, यहाँ से आपके दोस्तों गद्यांश के 5 प्रश्न हैं। तो गद्यांश को देखिए बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ये मेरे पहले से पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करता हूँ। क्योंकि अगर मैं गद्यांश को पढ़ूंगा तो आपकी 5 मिनट की वीडियो बढ़ जाएगी, और वो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका एक भी मिनट बिल्कुल भी एक्स्ट्रा जाए। तो यहाँ पर नीचे व्याख्या दी हुई है, उसमें से मैं आपको समझा दूंगा। लेखक समय के निरूपण के लिए जिस माप का प्रयोग करते हैं वह है 1 माह, 100 वर्ष, 1 वर्ष और 1 माह। तो वो है आपका 1 माह, 1 मिलियन वर्ष, 1 माह बराबर 1 मिलियन वर्ष। चलिए दिए गए गद्यांश के अनुसार लेखक 1 माह बराबर 1 मिलियन वर्ष का पैमाना लेकर चलता है। हमें ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि यहाँ तक कि सभ्य लोगों ने ये कृत्य नहीं किए होंगे। इस टिप्पणी का तात्पर्य है कि सभ्य लोगों ने कभी कोई युद्ध और डराने धमकाने का कृत्य नहीं किया है। सभ्य लोग भी लड़ाई और डराने धमकाने के कृत्य में संलिप्त रहे हैं। युद्धरत रहने और डराने धमकाने में कोई बुराई नहीं है। लड़ाई करने वाले लोग असभ्य होते हैं। तो बी है आपका, सभ्य लोग भी लड़ाई और डराने धमकाने में कृत्य में संलिप्त रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति क्षात्रिक, जेलीफिश और मनुष्य के पृथ्वी पर अस्तित्व की तुलना करता है तो मनुष्य है लगभग उसी वय वर्ग में जैसा कि क्षात्रिक है। क्षत्रिक का समकालीन क्षत्रिक से बहुत छोटी आयु का, क्षत्रिक से अधिक आयु, क्षत्रिक से बहुत छोटी आयु का। देखिए जो आपके गद्यांश में दिया हुआ है। क्रमिक विकास की दृष्टि से मानव वस्तुतः बहुत कम आयु के बालक है। लेखक का यह कथन यह दर्शाने के लिए है कि बहुत कम आयु के बालक सभ्य नहीं होते हैं। क्रमिक विकास सभ्यता को आगे बढ़ाने में सहायक नहीं होता है। बहुत लंबे समय में मानव ने अत्यल्प अधिगम प्राप्त किया है। मानवीय अभी भी इस पृथ्वी पर अपने जीवन की आरंभिक अवस्था में ही है। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, डी है, मानव अभी भी इस पृथ्वी पर अपने जीवन की आरंभिक अवस्था में ही है। लेखक क्यों कहता है कि मनुष्य के पास अधिगम के लिए अत्यल्प समय है? मनुष्य को अधिगम में व्यक्त रहना है। मनुष्य लड़ाई में बहुत व्यस्त रहा है। सभ्यता की प्रक्रिया अभी आरंभ ही हुई है। पर्याप्त समय की उपलब्धता में विश्वास है। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी है, सभ्यता की प्रक्रिया अभी आरंभ ही हुई है। तो यहाँ दोस्तों आपके पूरे 50 प्रश्न हो गए और आपका ये सेट कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।